तमिलनाडु की सियासत में सिनेमाई पर्दे से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरे तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके के प्रमुख विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह में अब राजभवन ने एक बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करने जब विजय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे तो उन्हें तुरंत शपथ दिलाने से साफ इनकार कर दिया गया। राजभवन की तरफ से एक शर्त रखी गई कि पहले 118 विधायकों के समर्थन पत्र वाला पत्र लेकर आइए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। दोस्तों, इस घटना ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर उस पुराने और तीखी बहस को हवा दे दी है कि क्या देश में राज्यपाल राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टियों राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से दोहरा रवैया अपनाते हैं। इस सवाल की गहराई नापने के लिए हमें भूतकाल में यानी 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पन्नों को पलटना होगा, जहां राजभवन की भूमिका बिल्कुल इसके विपरीत थी यानी उलट थी। जब 2018 में येदियुरप्पा को मिली थी वीआईपी छूट। दोस्तों, मई 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 224 सदस्यों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इकलौती 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन जादुई आंकड़ों से दूर थी। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन कर लिया, जिसके पास बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा मौजूद था। कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती, जो कुल मिलाकर 117 की गिनती बनती है। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल वजुभाई वाला ने कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की जगह सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में बीएस येदियुरप्पा यानी भाजपा सरकार को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ भी ले ली, लेकिन कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें 112 विधानसभा सीटें जीतना अनिवार्य है, जो जादुई आंकड़ा है। शपथ के पहले 112 विधायकों की सूची नहीं मांगी गई उनसे, बल्कि उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए समय भी दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब फ्लोर टेस्ट का समय आया तो बहुमत के अभाव में येदियुरप्पा की महज सरकार 3 दिन में ही गिर गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी ओर कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बना ली। विजय बनाम येदियुरप्पा उठते सवाल और राजभवन का दोहरा मापदंड देखिए। कर्नाटक और तमिलनाडु के इन दोनों मामलों में दोस्तों एक साथ रखकर देखने पर कई विरोधाभास नजर आते हैं, जो राज्यपालों को निष्पक्षता पर सवाल भी खड़े करते हैं। समय से पहले सबूत बनाम शपथ के बाद का समय, ये बड़ा मामला है। येदियुरप्पा के मामले में जहां तत्कालीन राज्यपाल ने यह नहीं कहा कि पहले बहुमत का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र लाओ तब शपथ दिलाऊंगा, उन्होंने शपथ दिलाकर भाजपा का साथ दिया और बहुमत साबित करने का समय भी दिया। वहीं विजय के मामले में तमिलनाडु में विजय के मामले में राज्यपाल आलेकर ने राजभवन में ही 118 विधायकों के समर्थन की फिजिकल गारंटी मांग ली है। फ्लोर टेस्ट का सुप्रीम सिद्धांत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बहुमत का फैसला राजभवन के बंद कमरों में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। इस संदर्भ में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला है। 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की बेंच ने अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगाई और संघीय ढांचे के मजबूत किया। इस फैसले ने स्थापित किया कि सरकार का किसी भी राजनीतिक सरकार का बहुमत विधानसभा में ही साबित होना चाहिए। विजय के मामले में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे राज्यपाल फ्लोर टेस्ट से पहले ही राजभवन टेस्ट लेना चाह रहे हैं। गठबंधन की ताकत को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं राज्यपाल? 2018 में जब कांग्रेस जेडीएस ने चुनाव के तुरंत बाद बहुमत का दावा पेश किया तो उसे नजरअंदाज कर सबसे बड़ी पार्टी यानी बिना बहुमत के भारतीय जनता पार्टी को बुला लिया। ऐसा क्यों किया? अब जब तमिलनाडु के विजय कांग्रेस के समर्थन से दावा पेश कर रहे हैं तो नियमों में सख्ती अचानक बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्या ये मोदी सरकार का या अमित शाह का कोई फैसला है या कोई आदेश है? गौरतलब है कि विजय की तमिलगा नेत्री कड़गम यानी टीवीके के 2026 के विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी बनी हुई है और दर्जा भी हासिल हुआ है। लेकिन 234 सदस्यों का सदन में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है।
कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से उनका आंकड़ा 112 से 113 तक पहुंचा है, जो अभी भी 6 कम है। संवैधानिक और राजनीतिक नजरिए से देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। परंपरा ये है कि सबसे बड़ी पार्टी यानी गठबंधन को मौका पहले मिले, फिर फ्लोर टेस्ट होता है। लेकिन संतुष्टि का पैमाना गवर्नर के विवेक पर निर्भर भी करता है, यानी उनकी अक्ल पर। लगता है कि उनकी अक्ल मर गई है, जो अक्सर विवादों का कारण बनता है। येदियुरप्पा, जी हाँ, कर्नाटक के येदियुरप्पा मामले में गवर्नर ने रिस्क लिया और भाजपा का साथ दिया और समय भी दिया। इससे भाजपा को फायदा हुआ। विजय के मामले में सुरक्षित खेल दिख रहा है। पहले पूर्ण साबित, फिर बहुमत, यानी पहले 118 विधायकों का शपथ पत्र लाओ, फिर शपथ दिलाऊंगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे जनादेश की अवहेलना बता रही है। दोस्तों, विजय और येदियुरप्पा के मामले की यह तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि त्रिशंकु विधानसभा या गठबंधन सरकारों के गठन के समय राज्यपालों के पास मौजूदा विशेषाधिकार अक्सर विवाद का कारण बनते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या थलापति विजय 118 विधायकों के हस्ताक्षर जुटाकर राजभवन की इस चुनौती को पार कर पाते हैं या नहीं। यह राजनीतिक रस्साकसी किसी लंबी कानूनी लड़ाई की तब्दील हो जाएगी। अगर अन्य छोटे दल जैसे वीसीके आदि साथ आए तो आंकड़ा पार हो सकता है। दोस्तों, लेकिन फिर एक बार तमिलनाडु की सियासती लड़ाई अब एक अजीब मोड़ पर पहुंच गई है, जहां सरकार बनाने की कोशिश में जुटे टीवी के चीफ थलापति विजय, जो डीएमके, वीएसके, सीपीआई और एमएनएम जैसी विरोधी पार्टियों का साथ मिल गया है। लेकिन इस खेल में पेश ये है कि इन दलों के साथ पाकर भी विजय थलापति सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आखिर क्यों? चलिए बताते हैं। दरअसल इन दलों ने विजय का इसलिए समर्थन किया है ताकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पर निशाना साधा जा सके, जो विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहे हैं। केंद्र और राज्यपाल के खिलाफ लड़ाई में इन दलों ने विजय का साथ दिया है। चुनाव परिणाम आए 72 घंटों से ज्यादा हो गए हैं दोस्तों। इस दौरान 2 दिनों में 2 बार विजय गवर्नर से मिल भी चुके हैं और दोनों बार लोक भवन से उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल पाया है। इससे तमिलनाडु के राजनीतिक दल भड़क उठे हैं और इसे तमिलनाडु की जनादेश का या जनता का अपमान बता रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि आमतौर पर एक दूसरे के विरोधी रहने वाले कई राजनीतिक दलों ने अब खुलकर इस मुद्दे पर विजय का समर्थन किया है। इन पार्टियों ने राज्यपाल के अवतरण को या आचरण को अस्वीकार और जनादेश का अपमान बताया है। आपको बता दें कि एक्टर विजय थलापति की टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीती और तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि पार्टी 118 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से पार्टी अब तक 113 विधायकों का आंकड़ा जुटा चुकी है, जो बहुमत के निशाने से अभी भी 5 सीटें कम है। रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर ने विजय को साफ लहजे में कह दिया है कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले अपना बहुमत साबित करे। गवर्नर ने इस रुख पर विजय और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य विधानसभा के पटल पर उनका बहुमत साबित किया जाना चाहिए, जो लोक भवन में होगा। विजय के पक्ष में मोर्चे पर संभालने वाले सबसे आगे उनके साथी अभिनेता राजनेता कमल हसन है। उन्होंने कहा कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करके तमिलनाडु के गवर्नर जनादेश का अपमान कर रहे हैं और जनता का भी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे भाई श्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। हम एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करेंगे। मैं उनकी राजनीतिक समझ का सम्मान करता हूं। जो लोग अभी संवैधानिक पदों पर हैं, उन्हें भी अब वही फर्ज निभाना चाहिए। यह कोई मांग नहीं है, बल्कि उनके संवैधानिक दायित्व का याद दिलाना है। उन्होंने आगे लिखा कि श्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना तमिलनाडु की जनता के जनादेश का अपमान करने जैसा होगा। 233 चुने हुए सदस्य अभी तक अपनी शपथ नहीं ले पाए हैं। यह राज्य का अपमान है। जी हाँ, तमिलनाडु की जनता का भी। यह लोकतंत्र को पहुंचाया गया नुकसान है। मक्कल निधि मध्यम प्रमुख हसन ने तमिल के पोस्ट करते हुए कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वीसीके प्रमुख थोल थिरुवम्पलम ने कहा कि विजय को शपथ लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यपाल की मांग को अस्वीकार बताते हुए इस राजनेता ने कहा कि विजय को लोक भवन में अपना बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं, बल्कि यह राज्य विधानसभा में अपने आंकड़े साबित कर सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर डीएमके नेता ए सर्वनन ने भी विजय के दावे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में इससे पहले बने किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो उन्हें सबसे बड़ी पार्टी के साथ जाना चाहिए, और अगर चुनाव के बाद कोई गठबंधन बनता है तो उन्हें सरकार बनाने का मौका भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विजय ने गवर्नर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उनके पास अब भी सबसे ज्यादा 113 विधायक हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सीपीआई के तमिलनाडु राज्य सचिव एम वीरपांडियन ने भी राज्यपाल से आग्रह किया है कि टीवीके को सदन में पटल पर अपना बहुमत साबित करने का अनुमति दे। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में टीवीके पार्टी को 108 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए वह जरूरी 118 विधायकों का आंकड़ा पाने में असमर्थ थे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 विधायकों के साथ विजय की पार्टी को समर्थन भी दिया है। कांग्रेस पार्टी अब तक डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन डीएमके ने 62 सीटें जीती हैं। वहीं दूसरी ओर विजय ने बैठक में कहा कि उनकी पार्टी स्थिर सरकार चलाने की सक्षम है और विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का भरोसा जताएगा और जताया भी है। उन्होंने कानूनी राय भी ली। टीवीके का कहना है कि पहले भी सबसे बड़ी पार्टी का बिना पूर्ण बहुमत में मौका दिया गया है। हालांकि राज्यपाल ने इस पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है, लेकिन तत्काल कोई फैसला नहीं लिया। 2 दिन में 2 मुलाकातों के बावजूद नतीजा न मिलने से या न निकलने से टीवीके पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है, लेकिन टीवीके पार्टी के नेतृत्व आशावादी बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर राज्यपाल ने मंजूरी नहीं मिली तो टीवीके पार्टी मद्रास हाईकोर्ट का रुख भी कर सकती है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। विजय की लोकप्रियता और फिल्मी छवि के युवा मतदाताओं को आकर्षित किया, लेकिन गठबंधन की कमी अब चुनावी चुनौती बन गई है। फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या विजय तीसरी कोशिश करेंगे या कानूनी रास्ता अपनाएंगे।